तो हम यहाँ केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम चैप्टर्स के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम, जैसा कि ये नाम से ही पता चलता है क्या है, एक बैलेंस्ड स्टेट है, जिसका मतलब कि हमारा चीज़ बैलेंस्ड है, ना चेंज नहीं हो रहा है, ना आगे की तरफ, ना पीछे की तरफ, ना ऊपर की तरफ, ना नीचे की तरफ, वो फिक्स्ड अपने एक पोजीशन पे है। इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इतना तो नाम से समझ आ रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक है स्टैटिक और दूसरे इक्विलिब्रियम का नाम है डायनामिक। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, जैसे कि अगर एक पेन आपको दिया जाए और कहे कि इसे अपने फिंगर पर बैलेंस कीजिए ऐसे लंबे पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले फिंगर रखेंगे, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये बैलेंस नहीं हो रहा, इधर गिर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, फिर थोड़ा फिंगर को शिफ्ट करके और यहाँ रखेंगे, यहाँ बीच में, तो आपको पता चलेगा कि अब ये बैलेंस्ड है आपके फिंगर पे, ये गिर नहीं रहा। ये क्या स्टेट हो गया, इसे कह सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये किधर भी मूव नहीं कर रहा, पूरा फिंगर पे एक पिन बैलेंस्ड है। ऐसा ही एक बैलेंस बीम होता है, दूरी पल्ला जिसे कहते हैं, ऐसा बीम बैलेंस। तो इसे इसे भी अगर हम ऐसे छोड़ दें बिना कोई वेट के, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बना कर बैलेंस रहता है। इसे भी हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये मूवमेंट बिल्कुल जीरो है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पे रखा है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसा होता है, यहाँ पर भी ये बैलेंस्ड है लेकिन डायनामिक है। कैसा, कुछ हरकत इनमें कंटिन्यूस हो रही है। जैसे कि अगर मैं एक बाल्टी के एग्जाम्पल लूँ और इस बाल्टी में ऊपर ये है, टैप है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, और ये बाल्टी भर चुका है। अब क्या होगा, पानी जो भी आ रहा है वो ओवरफ्लो होकर नीचे आ रहा है, ऐसे इधर से दोनों तरफ से आ रहा है, और यहाँ से भी पानी आ रहा है। अगर मैं सिर्फ बाल्टी को देखूँ तो इस बाल्टी में क्या है, इस बाल्टी में जितना वाटर है वो उतना ही है। वाटर इस बाल्टी में सेम है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर है ना, ये सेम है। लेकिन कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर पानी आ रहा है और यहाँ से पानी जा रहा है, और बाल्टी में पानी सेम है। तो मैं क्या इसे कह सकता हूँ कि ये बाल्टी में जितना पानी है ये इक्विलिब्रियम में है? तो आंसर है हाँ है, ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसमें क्या हो रहा है, जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर बाल्टी में आ रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उतना ही क्वांटिटी ऑफ वाटर बाल्टी से बाहर चला जा रहा है। तो अमाउंट ऑफ वाटर इन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर आउट। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन इक्विलिब्रियम है क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर इस बाल्टी में जितना पानी है वो फिक्स्ड है ना किसी भी समय में, तो ये इक्विलिब्रियम है। वैसे ही अगर मैं एक ऐसा हॉल या रूम ले लूँ जहाँ पर पहले से ही भीतर में 5 लोग बैठे हैं, ओके, और एक आदमी जा रहा है भीतर और एक पर्सन बाहर आ रहा है, ओके, तो फिर कितने लोग हैं, फिर 5 है। अब बाद में थोड़ी देर बाद फिर 2 लोग भीतर गए और 2 लोग फिर बाहर आ गए, फिर कितने हैं, 5 है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, इसके अंदर लोग 5 ही है, लेकिन कुछ जा रहे कुछ आ रहे, कुछ सेम जा रहे सेम आ रहे। तो इस तरीके से इनके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है रूम के अंदर, कि रूम के अंदर 5 ही लोग हैं लेकिन वो डायनामिक है, कुछ जाते हैं और उसी वक्त जितने जा रहे हैं उतने ही बाहर आ जा रहे हैं। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इतना हम लोग समझ रहे हैं। अब और इक्विलिब्रियम होता है फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहले एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल लेते हैं। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है फिजिकल, दूसरे है केमिकल। ओके, फिजिकल इक्विलिब्रियम में किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, इनमें इनमें एक इक्विलिब्रियम है जिसे हम कहते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब फेज का ट्रांसफॉर्म होने का क्या मतलब है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, और गैस से फिर सॉलिड में जाना, ये फेज हुआ। और उल्टा भी हो सकता है कि लिक्विड से पहले सॉलिड में आए, सॉलिड से गैस हो रहे हैं और गैस से लिक्विड हो रहे हैं। तो ये हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। दूसरा हमारा है डिसॉल्यूशन।
ऑफ सॉलिड्स और गैसेस इन लिक्विड। इसका ये मतलब हुआ कि हमने लिक्विड में क्या डाल दिया है, हमने लिक्विड में गैस डाल दिया, या हमने लिक्विड में गैसेस डाल दिए या सॉलिड्स डाल दिए। उसके बाद एक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में इस्टेब्लिश हुआ है। यहाँ पर इस सॉल्यूशन में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है। इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड और गैस, सॉलिड और गैस इन लिक्विड। इसे भी डिटेल में समझेंगे। तो पहले ये एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं कि एक्चुअली क्या हो सकता है और ये कैसे इक्विलिब्रियम है। तो इसके लिए हम एक लेते हैं कंटेनर, और आप समझिए कि इस कंटेनर में वाटर है। ओके, वाटर। अगर मैं इस कंटेनर को एक क्लोज्ड वेसल में सील करके रख दूं, ठीक है, तो हमारा वाटर का क्या होगा, ऐसे ही वाटर एवापोरेट होंगे थोड़े। मैंने हीट नहीं दिया है, ये खुद ऐसे नॉर्मल प्रोसेस है ना। अगर आप वाटर खोल कर भी रख देंगे तो कई दिनों बाद वो वाटर ख़त्म हो जाता है एवापोरेट हो होकर। तो यहाँ से भी वाटर एवापोरेट होंगे इस क्लोज कंटेनर में होकर। क्या होगा, ये अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से कम हो जाएगा और उनके वाटर के ही वाटर मॉलिक्यूल्स बनकर यहाँ पर वेपर के जैसे यहाँ पर पूरे एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो इनिशियली क्या हो रहा है, कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने सरफेस को छोड़कर ऐसे उड़ जा रहे हैं ऊपर, या सरफेस को छोड़कर उड़ जा रहे हैं ऊपर। ओके, जा रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ी देर बाद अब ये वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ घूमते रहेंगे ना इतने ही जगह में। कुछ वाटर मॉलिक्यूल तो ऐसे होंगे जो फिर से इस सरफेस पे आके हिट करेंगे वाटर के, और जब वो सरफेस पे हिट करे तो हो सकता है वो सरफेस में जाकर रह जाए, फिर से वापस ना निकले। तो ऐसा भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हम ऐसा ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी देर बाद कि ये वेपर ऐसे जो निकल रहे हैं, इन्हें निकल कर वाटर का लेवल भी कम हो गया, यहाँ वेपर भी बन गए। और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अब ऐसा नहीं होगा कि मैं इस क्लोज कंटेनर को, मान लीजिए कि मैंने इसे 20 डेज़ के लिए छोड़ दिया, तो ये पूरा ही वाटर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और सब वेपर बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ये क्लोज की जगह ओपन स्पेस में रहता है, ऐसे ही मैं एक कंटेनर को ऐसे पानी भरकर छोड़ देता, तो ये 20 डेज़ में पूरा ख़त्म हो जाता आराम से। ओके, लेकिन यहाँ पर ये पूरा ख़त्म नहीं होगा, चाहे 20 डेज़ रखो या 200 डेज़ रखो। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर ही डिक्रीज होगा। जैसे मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, कैसे वो इक्विलिब्रियम है वो भी बताऊँगा। ये अब वही सेम कंडीशन है 20 डेज़ बाद या एक पर्टिकुलर दिन के समय बाद, जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो देखिए मैं समझता हूँ इतना पानी अब इसमें रहा है। ओके ओके, और बाकी वेपर है। ये पोजीशन से अब और वाटर कम नहीं हो रहा, इतना ही लेवल पे वाटर फिक्स्ड है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ अब ये समझने वाली बात है। कुछ देर के बाद यहाँ से वाटर तो डिक्रीज हो गए, यहाँ पर वाटर वेपर भी आ गए। अब क्या हो रहा है, जितना वाटर यहाँ से निकलकर वेपर बन रहे हैं, ओके, जितने मॉलिक्यूल्स या वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ से निकल के वेपर बन रहे हैं, उतना ही मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर भी वाटर के सरफेस पे कांटेक्ट में आकर वाटर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ओके, तो मतलब यहाँ से लिक्विड से वेपर में जाना और वेपर से फिर से लिक्विड में आना, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है और सेम रेट में हो रहा है। इसलिए ये वाटर का लेवल और इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा। सिमिलरली इस क्लोज स्पेस में जितना भी वाटर वेपर है उसका अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन आप कह सकते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा। तो ऐसे स्टेट में हम क्या कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, ये हुआ हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड गैस, या वेपर कह सकते हैं, लिक्विड एंड वेपर, वो अच्छा रहेगा। तो इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आ चुका है। कैसे एरो दिखा रहे हैं, डबल एरो के साथ, मतलब कि जितना वाटर लिक्विड में है किसी समय में वो वाटर वेपर में जा रहा है और उतने ही समय में वो वेपर फिर से लिक्विड बन जा रहा है। ओके, तो ये डबल हेडेड एरो के साथ डिनोट किया जा रहा है कि अभी ये इक्विलिब्रियम है
जितना वाटर लिक्विड से वेपर बन रहा है उतना ही वेपर गैस से लिक्विड बन रहा है। इनका ये दोनों एक साथ हो रहे हैं और सेम रेट में हो रहे हैं। ये दो बात समझने की है कि दे आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली एंड एट सेम रेट। एक ही साथ हो रहे हैं और सेम रेट में हो रहे हैं। अगर रेट अलग होता तो अगर गैस बनने का रेट ज़्यादा है तो क्या है, फटाफट सब गैस बन जाएंगे, लिक्विड ख़त्म हो जाता। और अगर कंडेंस होने का रेट ज़्यादा है तो सारे ही कंडेंस होकर रहते, वेपर यहाँ नहीं दिखता। लेकिन ये एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि ये जो कंटेनर है इनका यहाँ पर तो वेपर है, तो वेपर के कारण वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर जो है वो फिक्स्ड होता है फॉर एनी पर्टिकुलर लिक्विड। यहाँ पर अगर मैं वाटर की बात करूँ, वाटर हैज़ फिक्स्ड वेपर प्रेशर। अगर मैं यहाँ पर वाटर की जगह कोई दूसरा लिक्विड लेता हूँ तो उनका वेपर प्रेशर कुछ अलग हो जाएगा। अगर मैं ये कंटेनर के साइज़ को बड़ा कर दूँ तो आपको समझ आता है क्या, ये कंटेनर की साइज़ को अगर मैं बड़ा कर दूँगा तो ये प्रेशर कम हो जाएगा। इस समय जो भी जितना भी कंटेनर में प्रेशर है इक्विलिब्रियम के वक्त, जब ये इक्विलिब्रियम में आ गया मतलब कि लिक्विड इससे और ज़्यादा कम नहीं हो रहा, वेपर यहाँ पे इससे ज़्यादा और नहीं बन रहा या बढ़ रहा, तब ये इक्विलिब्रियम में है। इस हाल में अगर मैं इसका कंटेनर के साइज़ को बड़ा कर दूँ तो हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। फिर वेपर प्रेशर को बढ़ना के लिए इस पर्टिकुलर लेवल जहाँ पर वो पहले था वहाँ आने के लिए और लिक्विड एवापोरेट करेंगे, उस वक्त ये लिक्विड का क्वांटिटी कम हो जाएगा। अगर उल्टा मैं करूं कि इसी जब इक्विलिब्रियम है इस वक्त मैं इस पूरे कंटेनर का साइज छोटा कर दूं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण कुछ अमाउंट ऑफ वेपर यहाँ से निकलकर वाटर में और चले जाएंगे और वेपर प्रेशर को फिर से जो पहले था वैसा बना देंगे। उस वक्त इस वाटर का लेवल बढ़कर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप समझिए कि इक्विलिब्रियम किस पर डिटरमाइन हो रहा है, इस वेपर प्रेशर में। जब भी यहाँ का वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर वाटर के लिए जो भी वेपर प्रेशर है उस वेपर प्रेशर पे यहाँ पर प्रेशर बन गया तो ये पूरा चीज़ इक्विलिब्रियम है। जब मैं इनिशियली स्टार्ट किया था इस कंटेनर को ऐसे रखकर, इस बाउल को ऐसे रखकर इस बड़े कंटेनर में, तब यहाँ पर वेपर प्रेशर कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ एवापोरेट होकर आया ही नहीं है। तो वेपर प्रेशर नहीं है, कम है, उसे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एवापोरेट हो रहे हैं, होकर यहाँ का वेपर प्रेशर बढ़ा रहे। जब वो वाटर के फिक्स वेपर प्रेशर के बराबर आ गए तब इनका एवापोरेशन प्रोसेस अब स्टॉप हो गया। उस वक्त जितना वाटर यहाँ से एवापोरेट, स्टॉप होना गलत बात है, इक्विलिब्रियम में आ गया। इसका मतलब है कि उस वक्त जितना वाटर यहाँ से एवापोरेट होकर गैस बन रहे हैं या वेपर बन रहे हैं उतना ही वेपर यहाँ से कंडेंस होकर फिर से लिक्विड बन जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या है आपको समझ आ रहा है, ये डायनामिक है, ये हर इक्विलिब्रियम में है। मतलब कि वाटर भी नहीं कम रहा, वेपर प्रेशर भी नहीं कम रहा, वाटर भी नहीं बढ़ रहा, वेपर प्रेशर भी नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये तब भी डायनामिक है क्योंकि यहाँ से ये जा रहा है, वेपर बन रहे और उतने ही रेट में साथ ही साथ ये वेपर भी लिक्विड बन जा रहे हैं। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है। हमने क्या अभी समझा, ये लिक्विड और गैस के बीच में जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन का जो डायनामिक प्रोसेस है अप और डाउन वो समझा है। डबल एरो है ना, तो यही है कि लिक्विड से वेपर बन रहे हैं और वेपर से लिक्विड बन रहा है। इस पर्टिकुलर केस में वाटर लिक्विड जो है वो वेपर में गैस में कन्वर्ट हो रहा है वाटर, और यहाँ पर जो वाटर गैस लिखना गलत है, इसे वेपर लिखना अच्छा होता है। तो ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ पर जो वेपर है वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है और एट द सेम रेट हो रहा है, तभी ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। और इक्विलिब्रियम का कौन बता रहा है कि इक्विलिब्रियम कब आएगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अगर मैं यहाँ पर अल्कोहल यूज करूँ या केरोसिन यूज करूँ तो उस केरोसिन का जो कैरेक्टरिस्टिक वेपर प्रेशर है उस वेपर प्रेशर पे ही ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। अब वो अगर छोटा कंटेनर है तो जल्दी प्रेशर बन जाएगा, अगर बड़ा कंटेनर है तो ज़्यादा एवापोरेट होगा, फिर जाकर वो पर्टिकुलर वेपर प्रेशर आएगा। लेकिन वो वेपर प्रेशर मिलने के बाद ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। तो इस इक्विलिब्रियम को कौन डिटरमाइन कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, ये वेपर प्रेशर, जो फिर से लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। तो इसे हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, अब इसी कंसेप्ट को अगर मैं लिक्विड और सॉलिड के बीच में अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो कैसे हो रहा है।
उस वक्त ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया है फिर से, और इस क्लोज कंटेनर में हमारे पास आइस है, और इसी क्लोज कंटेनर में हमारे पास लिक्विड है, मतलब वाटर। तो ये आइस भी है और वाटर भी। ये आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और इस वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और इसे इस क्लोज कंटेनर में ऐसे मैं छोड़ दूँ कई दिनों तक या कई समय तक। ये क्लोज कंटेनर बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, इधर से कुछ भी हीट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए। मतलब एक आइडियल बात सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस हाल में क्या होंगे, उस वक्त अगर हमारा प्रेशर फिक्स्ड है, यहाँ से मैं प्रेशर चेंज नहीं कर रहा, तो अब देखिए इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होगा। जितने आइस के वाटर मॉलिक्यूल जो आइस के फॉर्म में है, वो जितने आइस के मॉलिक्यूल्स निकल कर वाटर में आ रहे हैं, उसी समय उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स फिर से आइस बन जा रहे हैं। इसलिए ये आइस का जो मास है ये चेंज नहीं हो रहा, वाटर का जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा। ये इक्विलिब्रियम में इस्टेब्लिश्ड है। अब वैसा क्यों होता है, अब आइस को वाटर बनने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, लैटेंट हीट। वो इस वाटर से वो लेते हैं और वो आइस बन जाते हैं। और वही वाटर जब अपना लैटेंट हीट दे देंगे तो वाटर का क्या होगा, वो आइस बन जाएंगे, तो वो आइस बन जा रहे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉलिड से लिक्विड बनने का रेट और लिक्विड से फिर से सॉलिड बनने का रेट सेम है और साइमल्टेनियसली है। फिर से इट इज़ सेम एंड साइमल्टेनियसली। तभी क्या हो रहा है, जितना आइस वाटर बन रहा है उतने ही देर में उतना ही वाटर आइस बन जा रहा है। तो ना आइस कम दिख रहा है ना वाटर कम दिख रहा है। लग रहा है कि ये पूरा ही इक्विलिब्रियम में है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। जैसे हमने बाल्टी के एग्जाम्पल दिया, अगर आप सिर्फ बाल्टी देखेंगे तो क्या दिखेगा कि इस बाल्टी में पानी फिक्स्ड है। अगर आप सिर्फ रूम देखेंगे तो दिखेगा कि रूम में पर्सन फिक्स्ड है। लेकिन क्या ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है? नहीं। जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग निकल जा रहे हैं, इसलिए फिक्स्ड है। जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर चला जा रहा है, इसलिए फिक्स्ड है। वैसा ही जितने आइस वाटर बन रहे हैं उतना ही वाटर आइस बन जा रहा है, इसलिए फिक्स्ड है। तो ये भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में है, और ये सारे कब हो रहा है, जब ये क्लोज्ड कंटेनर में है। बाहर का कोई इंटरफेरेंस, बाहर से कुछ हीट नहीं आ रहा या नहीं जा रहा, नहीं तो फिर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जैसे इनका इक्विलिब्रियम कब आएगा ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे इस लिक्विड का। वैसे ही यहाँ पर इक्विलिब्रियम कब आएगा वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। ओके, प्रेशर पे डिपेंड करता है कि ये इक्विलिब्रियम कब आएगा, डिपेंड्स ऑन प्रेशर। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ये दोनों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे है। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर का को ही हम कहते हैं, ये पर्टिकुलर जो टेम्परेचर उसे ही हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट, और वहीं लिक्विड के लिए कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अगर ये एक पर्टिकुलर प्रेशर पे है, मतलब हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, एनटीपी जिसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इस हाल में अगर हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब इसे हम कहते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए सीधी सी बात है कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूँ तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, अगर मैं प्रेशर घटा दूँ तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। तो मैं कैसे कहूँगा कि मैं कौन से मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ? वाटर का ही मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग समय अलग अलग हो सकता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग प्रेशर में अलग हो सकता है। तो मैं कौन से प्रेशर में बात कर रहा हूँ वो कैसे समझ आएगा? तो जब भी मैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कह रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का कितना मेल्टिंग पॉइंट है या किस पॉइंट पे कितने टेम्परेचर में वाटर मेल्ट करता है उसकी बात कर रहा हूँ। तब उसे हम नॉर्मल नाम दे देते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो डिपेंड करता है प्रेशर पे। तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ले रहा हूँ तो उसे हम नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहा हूँ लिक्विड के केस में तो उसे हम नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो हमारा नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट वाटर के लिए, आइस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है, वहीं हमारा नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट भी वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है।
ओके, तो ये हमें समझ आया यहाँ पर। इसे ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये हमारा सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम है। वैसे ही हमारा सॉलिड और गैस के बीच में भी इक्विलिब्रियम होगा। वहाँ पर क्या होगा, जैसे कि एक क्लोज कंटेनर में मैं अब क्या लेता हूँ, जो भी मटेरियल सब्लिमेशन शो करते हैं ना वो ले लेता हूँ। जैसे कि ये एक बाउल है, इसमें हमने कैम्फर ले लिया। कैम्फर तो हमें पता है सब्लिमेट करते हैं, हाँ, कोपूर जिसे कहते हैं। तो ये सब्लिमेट करते हैं। इसका मतलब कि जब मैं इस कंटेनर में पहली बार कैम्फर लेकर इसे बंद करूँगा तो ये कैम्फर सीधा सीधा वेपर बनेंगे। ठीक, फिर बनकर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर प्रेशर आएगा वेपर का, और एक फिक्स्ड प्रेशर होने के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे कैम्फर का होने के बाद एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। इस समय क्या है, जितना कैम्फर सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी समय उसी रेट में उतना ही कैम्फर वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें देखने में क्या दिखेगा कि ये इतना ही है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये फिक्स्ड है। ओके, वो स्टेट को हम कहेंगे कि सॉलिड वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया है। सॉलिड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया है। ओके, ऐसे दिखाते हैं। ओके, ये हमें कैसे समझ आ रहा है कि अब ये भी वेपर प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं इसकी जगह कोई दूसरा सब्सटेंस लूँगा तो उनका वेपर प्रेशर अलग होगा, तो उनका अलग एक प्रेशर वेपर प्रेशर पे जाके इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। अगर इस कंटेनर के साइज़ को बढ़ा दूँ तो फिर से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, और वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए उस वक्त हमें कैम्फर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, सॉलिड से फिर से वेपर बनेंगे और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। अगर कंटेनर की साइज़ छोटा कर दूँ तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसे कम करना है तो फिर से कुछ ज़्यादा कर कर वेपर कैम्फर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस कैम्फर का क्वांटिटी यहाँ, सॉलिड कैम्फर का क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये वाटर में हो रहा था वैसे ही यहाँ पर भी। तो ये भी एक वेपर प्रेशर का फंक्शन है। तो ये भी वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर ऑफ जो भी मैं मटेरियल लूँगा उसका। तो ये कि किसके बीच में हुआ, ये हमारे गैस और सॉलिड के बीच का इक्विलिब्रियम हुआ। अभी हम ये इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं लिक्विड और वेपर के, लिक्विड और सॉलिड के बीच में और गैस और लिक्विड के बीच में। तो इसके लिए डिसॉल्यूशन है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा। ठीक है, आप समझिए, एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ हमारे पास लिक्विड है, ये वाटर ही लूँगा तो अच्छा रहेगा। एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ हमारे पास वाटर है। ठीक है, वाटर। अब इसमें हमने डाल दिया कुछ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो सॉलिड हमने डाला। वो सॉलिड क्या है, वो सॉलिड है शुगर। लेता हूँ शुगर। हमने डाला शुगर इनमें, अब ये शुगर इसमें डिजॉल्व हो गए। अब ये क्या एक मिक्सचर बन गया जिनमें वाटर और शुगर दोनों ही मिले हुए हैं। तो ये शुगर सॉल्यूशन बन गया है। तो दिस बिकम्स नाउ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, और शुगर डाल दिया मैंने, वो भी डिजॉल्व हो गया। और शुगर डाल दूंगा, वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। और डालूंगा तो फिर पता चलेगा हमें कि ये हमारा सॉल्यूशन जो है सैचुरेट हो गया। आपको पता है, आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा ये, कि अगर मैं पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर लेके उनमें शुगर डालता ही जाऊँ तो एक लेवल के बाद, एक टाइम के बाद यहाँ पर और शुगर डिजॉल्व नहीं होगा, वहाँ पर नीचे आकर ऐसा शुगर नीचे आकर रह जाएंगे और वो डिजॉल्व ही नहीं होंगे अब इनमें। तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, इस सिचुएशन में हमारे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है उस वक्त क्या हो रहा है ये देखते हैं। उस वक्त क्या हो रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है तब जितना शुगर वाटर में डिजॉल्व हो रहा है उतना ही शुगर वाटर सॉल्यूशन से निकलकर क्रिस्टल बन जा रहा है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि रेट ऑफ डिजॉल्विंग, जिसे मैं रेट ऑफ डिसॉल्यूशन भी कह सकता हूँ। तो रेट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर
इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। क्या मतलब हो रहा है कि जितने जितने रेट से हमारा शुगर सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है या वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, उतने ही रेट से हमारा वाटर शुगर जो सॉल्यूशन में है वो भी निकलकर क्रिस्टल बन जा रहे हैं। तो ये दोनों ही रेट जब सेम होंगे तब हम कहेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम है। उस वक्त हमें दिख रहा है कि और कोई नया शुगर इस वाटर में सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली क्रिस्टल शुगर से शुगर निकलकर सॉल्यूशन में जा रहे हैं और उसी समय उतने ही रेट में उतने ही स्पीड में शुगर जो सॉल्यूशन में है वो भी निकलकर क्रिस्टल बन जा रहे हैं। और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है और सेम रेट में हो रहा है। तो ये फिर से एक इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश हो चुका है, जिसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन ये इक्विलिब्रियम है। अब ये इक्विलिब्रियम को मैं कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ? ये इक्विलिब्रियम को मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ बेस्ड ऑन टेम्परेचर। अगर मैं इस पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दूँ, इसे मैं हीट कर दूँ, तो अब देखेंगे कि और नया कुछ शुगर मैं डालूंगा वो डिजॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है कि अब वो नहीं हुआ सैचुरेटेड, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूँ तो ये फिर से अनसैचुरेटेड बन जाता है, इसलिए और शुगर डिजॉल्व हो जाएगा। उल्टा अगर मैं करूँ कि अगर मैं इसका टेम्परेचर को और कम कर दूँ तो ये क्या है, शुगर जो ऑलरेडी डिजॉल्व्ड है वो फिर से क्रिस्टल बन जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे पास जो भी शुगर वाले सिरप होते हैं, चाहे कोई सॉफ्ट ड्रिंक ऐसा कुछ फ्लेवर्ड ड्रिंक मिलते हैं, उनमें अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूँ तो क्रिस्टलाइज शुगर निकल कर बाहर आ जाते हैं। वही मैं अगर उनका टेम्परेचर फिर से रूम में ले आता हूँ, रूम टेम्परेचर, तो वो क्रिस्टल फिर से गायब हो जाते हैं। तो यही एक रीज़न है इनका भी। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। समझने वाली बात है, हमने देखा यहाँ पर। ओके, तो इस वाटर में कितना शुगर डिजॉल्व हो सकता है वो टेम्परेचर का एक फंक्शन है। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं तो ज़्यादा शुगर डिजॉल्व होगा और टेम्परेचर कम कर दूं तो कम शुगर डिजॉल्व होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये शुगर और शुगर सॉल्यूशन, शुगर इन सॉल्यूशन एंड शुगर इन क्रिस्टल फॉर्म, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना चुका हूँ। तो उस जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उस वक्त क्या होता है, ऐसा लिख सकता हूँ, शुगर इन सॉल्यूशन। ऐसे मैं एरो दे रहा हूँ ना, ये एरो बहुत खास है कि मतलब शुगर इन सॉल्यूशन जो है वो उस वक्त शुगर लिख सकता हूँ सॉलिड। तो शुगर इन सॉल्यूशन जो है वो शुगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और शुगर सॉलिड जो है वो शुगर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है। कब? जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जब हमें दिख रहा है कि कुछ भी नया डिजॉल्व नहीं हो रहा, उस वक्त एक्चुअली शुगर भी सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है और सॉल्यूशन से भी शुगर निकलकर क्रिस्टल बन रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और एक है डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये इसको समझने के लिए हमें कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल लेना है। आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक जो है हमारे पास एक सील्ड बॉटल में आते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं है पिक्चर, लेकिन एक सील्ड बॉटल में आते हैं। उसमें क्या दिख रहा है कि इतना लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड है और फिर बाकी गैस है, ये गैस है और यहाँ पर भी गैस है, लेकिन गैस इन लिक्विड। ये मैं क्यों लिखा हूँ, यहाँ भी गैस है। एक्चुअली ये जब कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, ये लिक्विड तो नॉर्मल लिक्विड नहीं है, इनमें गैस डिजॉल्व किया गया है। जैसे कि ये शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर में शुगर को मैंने डिजॉल्व किया है, वैसे ही लिक्विड में भी गैस को डिजॉल्व किया है। ये कौन से गैस को डिजॉल्व करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड को, इसलिए इसे कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं। तो हमने इस लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व किया है। अब कितना कार्बन डाइऑक्साइड इस लिक्विड में डिजॉल्व हो सकता है वो डिपेंड करता है कि हमने कितने प्रेशर में इस लिक्विड को रखा है। ओके, तो ये ऊपर जो है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में है और ये कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में डिजॉल्व रूप में है। ओके, इन दोनों के बीच में भी एक इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के फॉर्म में और कन्वर्ट हो रहा है CO2
सॉल्यूशन के अंदर जो है, और उसी वक्त सॉल्यूशन के अंदर जो CO2 है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस के फॉर्म में। मतलब कि जब ये कंटेनर सील्ड है उस वक्त आप देखिए इसे जितना भी नरम चरम कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए, इनमें कुछ भी चेंज नहीं दिखता है आपको। क्यों? क्योंकि उस वक्त अगर आप इसे उलट पलट कर रहे हैं तो ये जो गैस है वो डिजॉल्व हो जा रहा है लिक्विड में, और उसी वक्त लिक्विड से भी गैस निकलकर फिर यहाँ पर आ जा रहा है, और ये हमारा एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में इस्टेब्लिश्ड है। कैसे? एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, एट अ पर्टिकुलर प्रेशर। ठीक है, और ये कैसे, किस पर डिपेंड करता है कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूँगा देन द क्वांटिटी ऑफ गैस जो डिजॉल्व हो सकता है लिक्विड में वो भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो इफ प्रेशर इंक्रीजेज देन ऐसा लिख सकता हूँ, मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रेशर में ये कंटेनर बना हुआ है सील करके, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे हमारा गैस और सॉल्यूशन दोनों इक्विलिब्रियम में इस्टेब्लिश्ड है। अब जब मैंने इसका कंटेनर खोला, सील ये कैप को खोला, तब इनका प्रेशर क्या हुआ? कम गया। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो जितना गैस इस लिक्विड, ये गैस तो ऐसे ही चले जाएंगे, और जैसे ये गैस जाएंगे इनका प्रेशर कम हो गया, इस लिक्विड के ऊपर का प्रेशर कम हो गया, यहाँ पर सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो गया, और प्रेशर कम होने पर द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज डिजॉल्व इन लिक्विड वो भी कम हो जाएगा। मतलब पहले ज़्यादा गैस डिजॉल्व था, अब कम गैस डिजॉल्व होगा। इसी कारण है कि वो फीस बनकर, ऐसे कंटेनर का कैप खोलने से ही एक ऐसा फीस आता है ना बड़ा सा, ऊपर से ऐसे गिर जाते हैं सब, तो वो फीस बनकर वो वेपर, ये लिक्विड गैस जो यहाँ से है वो लिक्विड से निकलने की कोशिश करते हैं फटाफट, और फिर से एक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करते हैं, जो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इक्विलिब्रियम पॉसिबल था। एक्चुअली जितना गैस इस लिक्विड में डिजॉल्व हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, प्रेशर बढ़ा के मैंने उससे ज़्यादा गैस को इस लिक्विड में डिजॉल्व करा दिया। अब जब मैं कंटेनर का सील खोलूँगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही, मतलब इसके भीतर का प्रेशर जैसे ही कम हो गया, वैसे ही इनमें जो गैस डिजॉल्व है वो भी कम हो जाना चाहिए, इसलिए गैस यहाँ से बबल के फॉर्म में लिक्विड से निकल कर बाहर आ जाती है। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर और बढ़ा दूँ तो इस लिक्विड में और ज़्यादा गैस डिजॉल्व करके रखा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है, एक लॉ है इनके ऊपर, इन्हें कहते हैं हेनरीज लॉ, जो यही कहता है कि ये प्रेशर है, ये प्रेशर इस ऐसा नहीं प्रेशर, बट ऐसे लिखते हैं कि मास ऑफ गैस दैट डिजॉल्व्स इन लिक्विड given mass of liquid or solvent at any particular temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent। तो ये रहा हमारा हेनरीज लॉ। मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। जितना गैस का प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा गैस इस लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे ही गैस का प्रेशर कम होगा फिर यहाँ से भी जो गैस है ये इस लिक्विड से निकल कर बाहर जाएंगे। जैसे हम यहाँ टेम्परेचर अगर कम कर दें तो इस सारे सॉल्यूशन में जो शुगर है वो फिर से क्रिस्टल बन जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं प्रेशर कम कर दूँ तो जो गैस में लिक्विड डिजॉल्व है वो निकल कर बाहर आ जाएंगे गैस से, लिक्विड से, इसलिए वो बबल के फॉर्म में निकलते हैं जब हम कैप खोलते हैं। तो हमने ये सब बातें पढ़ ली। ये सारी चीज़ें जो थी ये थी फिजिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन आप ये देखिए कि सारे फिजिकल इक्विलिब्रियम हमने जो पढ़ा सब डायनामिक है। हमने यहाँ पर जो भी पढ़ा है ये सारे डायनामिक है, मतलब कि वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि वो रुका है या स्थिर है या स्टैटिक है, वो चल रहा है। जितने रेट में यहाँ से वेपर बन रहा है उतने ही रेट में वेपर से लिक्विड बन रहा है। मतलब कि यहाँ पर रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन। यहाँ पर कह सकते हैं कि रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। यहाँ पर कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिपोजिशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि रेट ऑफ शुगर डिजॉल्विंग इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ शुगर क्रिस्टलाइजिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन। वैसे यहाँ पर भी कह सकते हैं कि द रेट एट विच गैस इज डिजॉल्व इन द लिक्विड इज इक्वल्स टू रेट एट विच गैस इज कमिंग आउट फ्रॉम द लिक्विड। ठीक है, लेकिन ये एक फिक्स्ड प्रेशर पे इनका कैरेक्टरिस्टिक है कि कितना गैस डिजॉल्व हो सकता है। मतलब ये इक्विलिब्रियम में है तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे है।
ये जब इक्विलिब्रियम में थे तो एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर में थे, ये जब इक्विलिब्रियम में थे तो एक पर्टिकुलर प्रेशर में इक्विलिब्रियम में थे, ये भी एक वेपर प्रेशर में थे, ये भी एक टेम्परेचर में थे। एक ये टेम्परेचर चेंज करूँगा तो इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंडीशन चेंज हो जाएंगे। तो कुछ कुछ कांस्टेंट रखते हुए हम ये सारे इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिए है। ठीक है, ये सारी बातें जो पता चली ये सारी क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ओके, एक छोटे से टेबल बनाकर ये देख लेते हैं कि किस हाल में क्या डिपेंड करता है। तो ये देख लेते हैं कि जब हमारा लिक्विड और गैस के बीच में कन्वर्सन है तो उस समय डिसाइडिंग फैक्टर है वेपर प्रेशर। एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर में ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होगा। जब सॉलिड और लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम की बातें चल रही है तब उस समय डिसाइडिंग फैक्टर है प्रेशर, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रेशर, अगर मैं आइस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा कर दूँ ना तो आइस जल्दी जल्दी मेल्ट होगा। आप देखो अगर आइस रखा है उस पर आप कुछ भारी ऑब्जेक्ट रख दीजिए तो वो आइस जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो वो प्रेशर पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन और लिक्विड के बीच का कन्वर्सन। वैसे ही अगर मैं सॉल्यूट जो शुगर सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है, सॉल्यूशन लिख देता हूँ, इनके बीच का अगर इक्विलिब्रियम देखूँ तो ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे। अलग अलग सॉल्यूट के अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग सॉल्युबिलिटी है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में कि मैं क्या और किस में मिला रहा हूँ डिपेंड करता है कि उनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनेगा। तो इसलिए सॉल्यूट और सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम आएगा जब उनका सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा कि कहाँ पर उनका इक्विलिब्रियम आएगा, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और गैस और अगर मैं कोई एक्वस मीडियम की बात करूँ उनके बीच में अगर मुझे इक्विलिब्रियम लाना है तो वो डिपेंड करता है कि कितना गैस है और कितना हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। गैस इन एक्वस एंड गैस इन गैस फॉर्म, ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इन एक्वस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इन गैसियस फॉर्म। तो कितना गैस एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व्ड है डिवाइडेड बाई कितना गैस गैस फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो गैस यहाँ पर डिवाइडेड बाई गैस यहाँ पर, इनका रेशियो डिटरमाइन करता है कि कितना गैस एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो सकता है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर समझ ली। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या होता है वो समझेंगे। नाम से ही समझ आ रहा है कि अब हम कोई केमिकल रिएक्शन में या कोई केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम को ढूंढ रहे हैं, इसलिए इनका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करते हैं। हम ले रहे हैं H2 गैस और आयोडीन गैस और दोनों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर का साइज है 1 लीटर। ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम जो है 1 लीटर है। ओके, इस 1 लीटर में मैंने क्या ले लिया, 1 मोल ऑफ H2 ले लिया है। H2 मतलब H2 गैस, इस 1 लीटर में 1 मोल ऑफ H2 गैस। तो इसके भीतर है अभी 1 मोल ऑफ H2। ठीक है, और मैं क्या लिया हूँ इसी कंटेनर में, अब मैं और ले लिया हूँ 1 मोल ऑफ आयोडीन गैस भी। तो इसके भीतर और थोड़ा कंटेनर का साइज बड़ा कर लेता हूँ। तो इसके भीतर अभी 1 मोल ऑफ I2 भी है, दोनों ही गैसियस फॉर्म में है इस कंटेनर के भीतर। ये पूरे कंटेनर का साइज ही 1 लीटर है। इस 1 लीटर में मैंने 1 मोल ऑफ H2 ले लिया है और 1 मोल ऑफ I2 भी ले लिया। तो अब मैं क्या समझूंगा कि H2 कितना है, H2 है 1 मोल, कितने में, 1 लीटर। 1 लीटर जगह में 1 मोल लिया हुआ है। और ये कहाँ लिया हुआ है, ये भी लिया हुआ है 1 मोल, कितने जगह में लिया है, 1 लीटर की जगह में। तो ये है 1 मोल पर लीटर, ये भी है 1 मोल पर लीटर। ये दोनों को मैं मिलाऊंगा।
मतलब कि ऐसे लेकर मैं पार्टीशन बना के रखा हूँ ना, ये पार्टीशन को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, पार्टीशन को हटा दे रहा हूँ, बहुत कुछ हट गया, मैं एक पार्टीशन को हटा दे रहा हूँ और इसे जस्ट मिलने दे रहा हूँ खुद में दोनों को, ठीक है, इतना ही कर रहा हूँ। हालांकि ये पार्टीशन पहले भी नहीं था, इसी स्पेस में ये 1 मोल का अगर पार्टीशन बना दो तो हाफ हाफ लीटर हो जाएगा। ये 1 लीटर के स्पेस में ही मैंने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन डाल दिया और इसी स्पेस में मैंने 1 मोल आयोडीन भी डाल दिया और दोनों को मिलने के लिए छोड़ दिया। तो क्या होगा, क्या ये ऐसा ही रह जाएगा, आयोडीन आयोडीन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसा ही रह जाएगा कि कुछ चेंज होगा? हम देखेंगे कि थोड़े देर बाद या काफ़ी समय के बाद जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होंगे कि इसके भीतर हम देखेंगे कि कुछ क्वांटिटी इनमें अभी है हाइड्रोजन का, कुछ क्वांटिटी इनमें है आयोडीन का और कुछ क्वांटिटी है इनमें HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड कह सकते हैं इनका। इन तीनों चीज़ों का कुछ कुछ क्वांटिटी इनके अंदर मिला है गैस में। तो इस कंटेनर में अभी एक ये 1 लीटर का ही कंटेनर है अभी भी, और इस 1 लीटर के कंटेनर में मुझे H2 गैस भी मिल रहा है, मुझे आयोडीन भी मिल रहा है और मुझे HI गैस भी मिल रहा है। ये तीनों मिल रहे हैं और ये तीनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इस कंडीशन में। यहाँ हम कहेंगे कि ये है एट इक्विलिब्रियम। इसे और अच्छे समझते हैं। हुआ है क्या, मैंने इसे और इसे मिलाया, अगर ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता, ख़त्म, तो मुझे क्या मिलता, ऐसा मिलता कि H2 गैस प्लस I2 गैस मैंने मिलाया है और मुझे पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मिला 2HI गैस। मतलब कि मैंने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस पर लीटर 1 लीटर में और 1 मोल ऑफ ये आयोडीन गैस 1 लीटर में ये मैंने मिलाया, तो मुझे 2 मोल ऑफ HI गैस मिला 1 लीटर में। ये है हमारी बातें। 2 मोल ऑफ HI गैस मिला है 1 लीटर में। ओके, उस वक्त क्या हुआ, अगर ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो ही जाता तो क्या हमारे कंटेनर में अब इनिशियली हाइड्रोजन था और आयोडीन था, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारे इस कंटेनर में क्या दिखता, हाइड्रोजन दिखता क्या या आयोडीन दिखता क्या ना, हमारे कंटेनर में सिर्फ HI दिखता, वो भी 2HI मतलब 2 मोल। यहाँ पे जैसे मैंने 1 मोल हाइड्रोजन का लिया है और 1 मोल आयोडीन का लिया है, यहाँ पर मुझे 2 मोल ऑफ HI दिखता है ना, 2 मोल ऑफ HI सिर्फ HI दिखता, वो भी 2 मोल्स यही होते। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि ऐसा नहीं है, एक इक्विलिब्रियम में आने के बाद यहाँ मुझे हाइड्रोजन भी मिल रहा है, आयोडीन भी मिल रहा है और HI भी मिल रहा है। अब ये तीनों एक साथ ही कैसे मिल रहे हैं, और ना तो अब इनका कॉन्सेंट्रेशन या इनका क्वांटिटी बढ़ रहा है ना घट रहा है। होने को क्या होना था, जब ये रिएक्शन स्ट्रेट होता है, ऐसे कंप्लीट होता, तो क्या होता, इनिशियली हमारा हाइड्रोजन और आयोडीन ज़्यादा है, ये धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे हैं, इनका क्वांटिटी कम होता जा रहा है और इनका क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है। तो एक ऐसा समय आता जब ये ख़त्म होकर 0 हो जाते और ये पूरा 2 मोल बन जाता। यही होता, इस सिलेंडर में सिर्फ मुझे 2 मोल ऑफ HI मिलता। लेकिन मैं देख रहा हूँ एक्चुअली क्या हो रहा है, इस सिलेंडर में मुझे हाइड्रोजन भी मिल रहा है, आयोडीन भी मिल रहा है और HI भी मिल रहा है, तीनों ही मिल रहे हैं। अब और ये इक्विलिब्रियम में, इनका मतलब कि अब इनका क्वांटिटी ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। हाइड्रोजन इनिशियली था, आयोडीन था, थोड़ी देर बाद जब मैंने इसे रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन का क्वांटिटी कम होने लग गया, आयोडीन का भी क्वांटिटी कम होने लग गया और HI का क्वांटिटी बढ़ने लग गया। तो ये कम हो रहे हैं, आयोडीन और हाइड्रोजन ये कम हो रहे हैं और इधर में हमारा HI जो है ये बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा होते होते पूरा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा ख़त्म होकर ये पूरा दोनों ख़त्म हो गया और सिर्फ ये बन गया, ऐसा नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, इनफैक्ट ये एक इक्विलिब्रियम में चले जा रहे हैं जहाँ पर ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, उस इक्विलिब्रियम में हम क्या समझेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या ये डायनामिक है कि ये स्टैटिक है। तो इनका आंसर फिर से है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। मैंने पहले लिखा था ना कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम एक टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि जिस रेट में हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर
HI बना रहे हैं उतने ही रेट में ये हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब HI भी टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना दोनों का रेट ही सेम है। इसे कैसे डिनोट करते हैं? इस डबल हेडेड एरो के साथ। तो अगर मैं ये वाले रिएक्शन के लिए लिखूं कि हमने इनिशियल स्टार्टिंग में इनिशियल हमने इसे 1 मोल ऑफ ये हाइड्रोजन गैस लिया है और 1 मोल ऑफ आयोडीन गैस लिया और ये हमारा 0 था उस वक्त। वे तब फाइनल क्या होगा या इक्विलिब्रियम में क्या हुआ? इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हुआ है तब ये हाइड्रोजन गैस भी है लेकिन अब ये थोड़ा कम हो गया है, 1 - x थोड़ा कम हो गया। और ये आयोडीन गैस भी ये भी कम हो गया 1 - x। दोनों में से x मोल्स निकल गए और वो जैसे यहाँ से देख के क्या लग रहा है 1 मोल इनका और 1 मोल इनका निकलेगा तो 2 मोल इनका बनेगा। वैसे दोनों में से अगर x निकल गए तो ये 2x बन गए। तो हमारे इक्विलिब्रियम में जब ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तब ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है 1 - x, ये वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं 1 - x और ये वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं 2x। ओके, इनको ऐड करके देखिए क्या आ रहा है। इनको ऐड करके आपको मिलेगा फिर से 2 मोल्स। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहते हैं, तो इनको ऐड करके फिर से आपको आ रहा है 2 मोल्स। ओके ना। अब ये बात है कि कितना ये x का क्या वैल्यू होगा, मतलब कि किस पॉइंट में जाकर ये इक्विलिब्रियम में आएगा। बहुत ज़्यादा ये अगर x का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये ऑलमोस्ट खर्च हो चुका है, पूरा ही यूज हो जाएगा, ये भी पूरा यूज हो जाएगा और ये सिर्फ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बचेंगे, ये दोनों बहुत ही कम बचेंगे। अगर x का वैल्यू छोटा है तो ये ज़रा सा ही ये यूज हुआ है, ये भी बहुत ज़रा सा यूज हुआ है और ये भी बहुत थोड़ा सा ही बना है। तो कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम में हमारा ये H2 का, ये I2 का और ये HI का क्या क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगा वो हमें पता करना है, वो हमें जानना है। वो वही है इस इक्वेशन का, ये इस एक्सप्रेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मान लेता हूँ कि वो वैल्यू इनका है Kc, ठीक है, इनका एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अब ये Kc विल बी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सब कहाँ से आया। कॉन्सेंट्रेशन, इस कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोल्स पर लीटर और इसे हम मोलैरिटी भी कहते हैं, मोलैरिटी, जिसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका ये मतलब है कि 1 लीटर में कितने मोल्स है, ठीक है। ये 1 लीटर का अगर कंटेनर है तो इस 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ ये गैस है, कितने मोल्स ऑफ हमारा गैस है H2। इसी 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ गैस है हमारे I2 का। इसी 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ गैस है हमारे HI का। यही है इनका कॉन्सेंट्रेशन। तो उसी 1 लीटर में हमारा H2 गैस कितना है, इनिशियली मैंने 1 मोल लिया था, 1 मोल पर लीटर, तो इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था 1 m, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो इनका इनिशियल ये गैस है प्लस I2 गैस है, दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं 2HI बना रहे हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस ही है, हाँ। तो ये बना रहे हैं इनिशियली, ये यहाँ पर मैंने लिया था 1 मोल ऑफ 1 मोल पर लीटर ऑफ H2, तो एक लीटर में 1 मोल था। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 m में लिया था, क्या लिखा ना m मतलब 1 मोलरिटी पर लीटर, तो 1 m ये लिया था, 1 m ये लिया था और ये इस वक्त 0 था। थोड़ी देर बाद ये कम हो गया, कुछ कम हो गया, मानता हूँ 1 - x हो गया, ये भी कम हो गया 1 - x हो गया, और यहाँ से जितना जितना कम हुआ है उतना ही यहाँ पर बढ़ेगा। तो इनमें से अगर मैंने x निकाल लिया और इनमें से x निकाल लिया और वो x को मिला दिया तो यहाँ पर 2x बनना चाहिए। इक्वेशन ही तो वही बता रहा है कि H2 + I2 गिव्स 2HI, मतलब 1 मोल ऑफ दिस प्लस 1 मोल ऑफ दिस गिव्स 2 मोल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए 2x, ठीक है। बाकी जो रह गए वही यहाँ दिख रहा है कि ये 1 - x रह गया है, तो ये हमारा इनिशियल था और ये हमारा इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम में 1 - x रह गया, x खर्च हो गया,
यह इनमें से भी 1 माइनस एक्स रह गया, एक्स खर्च हो गया, जो एक्स इनका और जो एक्स इनका खर्च हुआ था वही मिलकर तो यहाँ पर 2x HI गैस बना दिए, तो वो रह गया। तो इक्विलिब्रियम में हमारा 1 माइनस एक्स हाइड्रोजन रह गया, 1 माइनस एक्स आयोडीन रह गया और 2x HI बनकर यहाँ रह गया। और ये तीनों ही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि ये जो मैं लिखा हूँ ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे, एक साथ ये सारे रह रहे हैं। अब ये एक साथ ऐसे क्यों रहते हैं? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस वक्त जब वो इक्विलिब्रियम आ चुके हैं तब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, उस वक्त ये और ये मिलकर जितना ये बना रहे हैं ये भी टूट कर इतना ही ये और ये बना दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए ना तो अब ये x-1 बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना ये वाला x-1 बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना इनका ही 2x बढ़ रहा है ना घट रहा है। ये सारे एक जैसे आकर रुककर स्थिर सा दिख रहा है कि वो रुके हुए हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे के साथ एक साथ कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब जब भी हमारा इक्विलिब्रियम होगा तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसे हम कहते हैं, जब ये ऐसे मैंने रिएक्शन लिखा है और ये H2 से H2 के साथ I2 मिलकर 2HI बना रहे हैं, तो ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। और जब ये HI टूट कर H2 और I2 बन रहे हैं तो ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब इक्विलिब्रियम हो जाता है उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तभी इक्विलिब्रियम होगा। और वो किस पर क्वांटिटी में होगा, मतलब ये कितना ये और कितना ये मिलाकर कितना, मतलब किस जगह पर, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरा पूरा मिलाकर अगर ये पूरा बना देते तो ये ऐसा रिएक्शन होता, ये जीरो हो जाते, ये जीरो हो जाता है और ये 2 मोल्स मुझे मिलता। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा ना, वो कुछ ये और कुछ ये खर्च करके ये बनाते हैं, उसके बाद ये इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं, फिर ये भी रिटर्न ये बनाने लगता है। तो उस वक्त हमारा ये पूरा इक्वेशन इक्विलिब्रियम है जहाँ H2 भी एग्जिस्ट करेंगे, I2 भी एग्जिस्ट करेगा और HI भी एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन कितना रिएक्शन होगा, मतलब कितना ये मिलाकर कितना ये बना देंगे तब जाकर ये इक्विलिब्रियम में आकर रुकेगा। ये पूरा डिपेंड करता है इस इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। ये है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ओके, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, एक न्यूमेरिकल से समझेंगे, बहुत आसान है, कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड होता है और वो होते हैं इस ये क्या है, ये HI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 और I2। ये सारे जब मैं थर्ड ब्रैकेट में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाह रहा हूँ। जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि HI इन थर्ड ब्रैकेट, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI। और कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताते हैं, मोल्स पर लीटर, जिनको हम कहते हैं मोलरिटी, कैपिटल M। यहाँ पर भी जब मैं H2 लिख रहा हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गैस, इनका भी मोल्स पर लीटर या मोलरिटी। और यहाँ पर I2 ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब मोल्स पर लीटर और मोलरिटी। तो जब इनका कॉन्सेंट्रेशन, इक्वेशन क्या था ये, तो जब इनका कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनका कॉन्सेंट्रेशन इनटू इनका कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे का वैल्यू ये Kc के बराबर हो जाएगा, तब ये इक्विलिब्रियम में आ गए। अभी Kc क्या है, ये वैल्यू कैसे आ रही है, देखिए ये कैसे आ रहा है, ये सिंपल है हमारा, ये होना चाहिए Kc ऐसे, जनरल एक्सप्रेशन Kc का है ऐसे, Kc इज इक्वल्स टू, ऊपर में मैं लिखूंगा प्रोडक्ट का, जितने भी प्रोडक्ट होंगे सारे, यहाँ पर हमारा एक ही प्रोडक्ट है ना इसलिए मैंने एक लिखा है, डिवाइडेड बाय नीचे मैं लिखूंगा रिएक्टेंट का, और साथ में इनके पावर में होंगे स्टोरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब ये वाला वैल्यू, इनका भी ये वाला वैल्यू, उनका भी ये वाला वैल्यू। तो इनका ये वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर इनका पावर में है 2, यहाँ पे लिख देता हूँ कोएफिशिएंट, ये भी है कोएफिशिएंट। इनका एक अच्छा नाम है, इसे हम कहते हैं स्टोइयोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनका कोएफिशिएंट, एक एग्जांपल से समझेंगे हमें बहुत अच्छा समझ आएगा।
तो ये दोनों उनके रेस टू दी पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये हमारा केसी है। एक एग्जांपल से इसे देखते हैं। उसके पहले अगर एक जनरल फॉर्म देखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक रिएक्शन है हमारा स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये मिलकर इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं और इधर बना रहे स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो ये हमारा वो स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो मैंने लिखा था ना, ये वो सारे स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और ये हमारा प्रोडक्ट का नाम है। जैसे यहाँ पर है ये ए, यहाँ पर बी, जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है आयोडीन, यहाँ पर है सी, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर HI है, डी नहीं है यहाँ पर इतना। तो अगर इस टाइप का हमारा रिएक्शन हो तो KC का एक्सप्रेशन जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए होंगे प्रोडक्ट का कोई टू दी पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कांस्टेंट, ये ब्रैकेट में लिखा हूँ मतलब कि ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऐसे लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू दी पावर स्मॉल c मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू दी पावर स्मॉल t इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर कैपिटल स्मॉल a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल B टू दी पावर स्मॉल b। यहाँ हर कॉन्सेंट्रेशन जो मैं C ऐसे ब्रैकेट में लिखा हूँ इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है इट इज़ मोल पर लीटर, जिसे हम कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। ये बात समझने की है। अब वो मोल पर लीटर टू दी पावर C दे रहा है, यहाँ पर भी जैसे वही है कि जब मैं यहाँ पर ये लिखा हूँ HI स्क्वायर, इसका मतलब कि कितना मोल पर लीटर HI जो बना है उसका स्क्वायर मुझे करना है। तो ये हमारा एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। एक न्यूमेरिकल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से जा रहा है, यहाँ रखते इतना। वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ। हमारे पास एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस मिलकर इक्विलिब्रियम में पहुँच गए हैं नाइट्रोजन के साथ 2NH3 गैस। ऐसा ये गैस एक रिएक्शन में कह रहे कि हमारा इक्विलिब्रियम जब अचीव हुआ है, जब इक्विलिब्रियम मिल चुका है, इक्विलिब्रियम अचीव होना इसका क्या मतलब हो रहा है, आप एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि मैंने एक कंटेनर में कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस लिया, कितना लिया उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस भी लिया, कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस लिया उससे मतलब नहीं है। इसे मैंने जब मिलाया तो थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि अब इस कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भी है, हाइड्रोजन गैस भी है और एमोनिया गैस भी है, और ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ना तो नाइट्रोजन का अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ना ही हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ना ही अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। इनिशियली क्या था, यहाँ पर नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन था। जब मैं इसे मिलाया तो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग गया, हाइड्रोजन का भी कम होने लग गया और एमोनिया का बढ़ने लगा है। ऐसा होकर होकर एक ऐसा जगह पर आया है जहाँ अब नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इससे ज़्यादा नहीं कम रहा, हाइड्रोजन का भी इससे ज़्यादा नहीं कम रहा, ना ही एमोनिया का इससे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये अब इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और एमोनिया भी है। ओके, ये इक्विलिब्रियम कब आएगा, मतलब कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन कितने अमोनिया के साथ मिलकर ये एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यही वाली बात को कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम पे इनका एक रेशियो रहता है जिसे हम कहते हैं KC। वो रेशियो डिपेंड करता है, जैसे हमने यहाँ पर लगाया है, इनके लिए डिपेंड करेगा NH3 का कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई N2 का कॉन्सेंट्रेशन, इनका कुछ पावर नहीं होगा 1 है, इंटू H2 का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू दी पावर 3। इनका जो वैल्यू आएगा इसी रेशियो में ये तीनों एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलाकर अमोनिया बना रहे हैं और वो ऑलरेडी 500 केल्विन टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उस इक्विलिब्रियम के हाल में इनका कॉन्सेंट्रेशन है 1.5 इंटू 10⁻⁻² m, m मतलब मोल्स पर लीटर।
इनका कॉन्सेंट्रेशन है 3.0 इंटू 10⁻⁻² m, m मतलब मोल्स पर लीटर, और इनका कॉन्सेंट्रेशन है 1.2 इंटू 10⁻² m। ऐसा इन्होंने बता दिया ऑलरेडी, जब इक्विलिब्रियम पे 500 केल्विन में आ चुके हैं। इक्विलिब्रियम में आने के बाद इनका कॉन्सेंट्रेशन ये है, इनका ये और इनका ये। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस इक्वेशन का क्या है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या है, ये बताओ। तो हमें पता है ये Kc का ये फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे, Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू दी पावर 2, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख सकता हूँ, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू दी पावर 2 मतलब 1.2 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या लिखना है, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इतना 1.5 इंटू 10⁻² और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 3.0 इंटू 10⁻²। इनका कॉन्सेंट्रेशन का मुझे क्यूब करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 है स्टोइयोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेज़ टू दी पावर 3 ये 3। इनको अगर मैं कैलकुलेटर में पूरा सॉल्व करूँ तो मुझे आ रहा है 1.06 इंटू 10⁻3। तो जब इनका ऐसे ऐसे करके ये जो मैंने लिखा है इनका रेशियो इस तरीके से आ जाएगा, Kc का वैल्यू जो ये है, तब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ओके, ये आपको समझ आया। इसे अब अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग Kc का वैल्यू अलग होता है। किसी एक रिएक्शन में अगर इनका Kc का वैल्यू हमने निकाला है सॉल्व करके, लेकिन एक्चुअली इनका Kc का वैल्यू यही है। अगर मैं किसी भी क्वांटिटी में अमोनिया लूँ या हाइड्रोजन लूँ, उनको मिलाऊँ तो अमोनिया हाइड्रोजन मिलकर सॉरी अमोनिया बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लूँ तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाएंगे, और अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। जब वो तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में, उस वक्त उनके कॉन्सेंट्रेशन में जो रिलेशन है वो यही होगा, गिवन बाय दिस Kc। इसलिए इन्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो चाहे मैं किसी भी अमाउंट में ये लूँ, जब इक्विलिब्रियम आएगा तब नाइट्रोजन अमोनिया और हाइड्रोजन इसी रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे, इसी कॉन्सेंट्रेशन में एग्जिस्ट करेंगे, ताकि इनका Kc का वैल्यू 1.06 इंटू 10⁻3 हो जाए। ये हमने एक सीखा। उल्टे तरीके से लेता हूँ, मतलब जहाँ पर मुझे कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन। तो ये एक समझ देखिए, ऐसा न्यूमेरिकल है जहाँ पर हमें कह रहा है कि इक्वेशन कुछ ऐसा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वाटर का भी गैस है, उनके संग रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऐसा वो बनाएंगे। ठीक है, ये सारे गैसेस हैं। यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि इनका जो Kc है, Kc का वैल्यू वो ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है, 4.24 है एट 800 केल्विन। अब आप देखिए यहाँ भी टेम्परेचर मेंशन था, यहाँ भी टेम्परेचर मेंशन है। इनका यही मतलब है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है, या ये Kc हम कह रहे हैं ना, ये Kc एक कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, इनका जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब कि ये सारे ऐसे रेशियो में रहेंगे जो Kc बता रहा है, उस रेशियो में रहेंगे एक 500 डिग्री केल्विन, 500 केल्विन पे। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं तो इनका भी रेशियो कुछ चेंज हो जाएगा, फिर Kc का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो मैं अगर टेम्परेचर फिक्स रखते हुए सोचूं, तब हर बार ये 500 केल्विन में ये ऐसे ही मिलकर, ऐसा ही प्रोडक्ट बनाकर, ऐसे ही जगह पे जाके इक्विलिब्रियम में खड़े होंगे जहाँ पर इनका 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 बीच में रिलेशन ऐसा इस्टेब्लिश होगा कि Kc का वैल्यू 1.06 इंटू 10⁻3 ही होगा। वैसे ही इस रिएक्शन के लिए उन्होंने बता चुका है कि Kc का वैल्यू 4.24 है एट 800 केल्विन, उन्होंने बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एट 800 केल्विन हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्योंकि Kc क्या होता है, ये होता है, इसका मतलब कि एट 400 केल्विन हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू Kc होना चाहिए, मतलब 4.24 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो रहा है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि Kc का मतलब ही इस एक्सप्रेशन, यहाँ से हम जानते हैं Kc का मतलब ये है
तो इस इक्वेशन के लिए या इस रिएक्शन के लिए Kc का मतलब ये है, और दिस इज इक्वल टू 4.24 एट इक्विलिब्रियम। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा उस वक्त इनका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इनका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई इनका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इनका कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 4.24 ही होगा। ये दे चुके हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर एट 800 इफ ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इनिशियली एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 m। मतलब कि इनिशियली जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था, ऐसा तो नहीं है कि ये एक साथ ही ऐसे सब मिल गए। पहले मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को एक कंटेनर में लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन थे, सॉरी वाटर। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि अब इस कंटेनर में कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और हाइड्रोजन भी है। अब ये चारों है ना। तो ये जब चारों मिलकर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, इस वक्त इनको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम मिक्सचर। मतलब इस इक्विलिब्रियम में हमारे पास मिक्सचर है, इनका 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 चारों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। तो वो कह रहे हैं कि इनिशियली जो मैंने लिया था वो बता रहे हैं ये था मिक्सचर, इक्विलिब्रियम होने के बाद ये है। मुझे इनिशियली बता रहे हैं कि इनिशियली हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया था 0.1 m, मतलब ये था कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m, मतलब हो गया मोल्स पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 0.1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इतना हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है। और वाटर का भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने कह दिया है इतना है। उस वक्त इनका अभी रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, इनिशियल है, उस वक्त इनका कॉन्सेंट्रेशन 0 है। अब मुझे पूछ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में बताओ कि इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनका क्या है, इनका क्या है और इनका क्या है। जबकि Kc का वैल्यू उन्होंने दे दिया 4.24। तो उन्होंने मुझे इनिशियल बता दिया है और इक्विलिब्रियम में क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा हर एक क्वांटिटी, हर एक स्पीसीज का, वो मुझे बताना है, और Kc का वैल्यू दे दिया है। कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, मुझे तो पता है कि इक्विलिब्रियम जब भी होगा तब उनके बीच में ये रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। तो मैं अगर ऐसा सोचूं कि देखिए कि मैं ऐसा मान लेता हूं कि इस 0.1 मोल्स पर लीटर मोलरिटी में से सिर्फ x क्वांटिटी निकलकर रिएक्शन किया है x क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन वाटर के साथ, और बनाया है x ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड x ऑफ हाइड्रोजन। मतलब मैं लेता हूँ कि 0.1 में से x निकल गया और इसमें से भी 0.1 मोल में से भी x निकल गया, और ये दोनों x निकल कर रिएक्ट जब करेंगे तो x ऑफ हाइड्रोजन, x ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड x ऑफ हाइड्रोजन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इक्वेशन क्या बोल रहा है कि जब हर बार 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ वाटर के साथ, वाटर गैस के साथ, तब वो बनाएंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। यही तो रिएक्शन है, ये दोनों मिलेंगे तब ये दोनों बनेंगे, यही ना रिएक्शन है। लेकिन कितना मिलेंगे वही बात है, क्या पूरा मिल जाएंगे? अगर ये पूरा मिल जाएंगे तो ये 0 मोल हो जाएगा, ये 0 मोल हो जाएगा और सिर्फ यही बचेंगे। लेकिन ये पूरा नहीं मिलते, थोड़ा क्वांटिटी यहाँ से निकल के, थोड़ा यहाँ से निकल कर मिलकर थोड़ा ये और थोड़ा ये बना देते हैं। उसके बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तब ये चारों ही एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, ठीक है ना। तो थोड़ा कितना है वो ले लेते हैं कि x, यहाँ से x निकला और यहाँ से भी x निकला। जब x निकल गए तो कितना बचा? 0.1 माइनस एक्स। ये कितना बचा? 0.1 माइनस एक्स। यहाँ से जो x निकला वो दोनों ही तो मिलकर ये वाले को x क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए और x ऑफ वाटर बनाए। ये x ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 है 1 है 1 है 1 है, तो ये 1 मोल प्लस 1 मोल बनाते हैं 1 मोल ऑफ ये 1 मोल ऑफ ये। अगर ये 2 होता तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना, हमने एक जगह लिया भी था ये थोड़ी देर पहले, ये यहाँ पर देखिए कि जब इनिशियल मैंने लिया कि ये 1 मोल या 1 m है, ये 1 m है, ये 0 है। इक्विलिब्रियम में जब जा रहे हैं तो इनमें से ले लेता हूँ कि x निकल गया, यहाँ से भी x निकल गया, और ये x निकाल कर यहाँ 2x बनाए। क्यों? क्योंकि ये बोल ही रहा है ना कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिल और 1 मोल ऑफ आयोडीन मिलकर 2 मोल ऑफ बनाते हैं। तो अगर x निकालूँ यहाँ से x मोल ये निकालूँ, x मोल ये निकालूँ, तो 2x ये बना देंगे। फिर इक्विलिब्रियम में क्या मिलेगा मुझे? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें ये 1 माइनस एक्स ऑफ हाइड्रोजन है,
1 माइनस एक्स ऑफ आयोडीन है और 2x ऑफ H ये, और इन के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमें Kc देगा। उस वक्त ये Kc क्या होगा, ऐसा होगा, हमें पता है ये रहेगा, तो Kc क्या होगा उस वक्त 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और फिर 1 माइनस एक्स, ये हमारा इक्वेशन होगा Kc का। वैसे ही अगर ये वाले में केस में हम देखें तो आप भी समझिए कि इस हाल में हमारा Kc का क्या एक्सप्रेशन होगा। इसको हटा देता हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए था। इस हाल में हमारे Kc का क्या एक्सप्रेशन होगा, Kc का एक्सप्रेशन होगा ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है एट इक्विलिब्रियम। ये Kc जो है ये एट इक्विलिब्रियम ही मिलता है ना, ये तो लिखा ही है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। इक्विलिब्रियम जब आएगा तब ये सारे कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन इस टाइप से होंगे कि ये 4.2 होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम मैंने इमेजिनरी बना लिया है कि x यहाँ से निकल के और x यहाँ से निकल कर ये x और x बनाते हैं और उसके बाद ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, ये पूरा ठीक है ना। तो उस वक्त क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड x है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस x है, नीचे डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस 1.1 माइनस एक्स है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर गैस 0.1 माइनस एक्स है, ये हो गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4.24 है। ठीक है, इसे आप देखिए ऊपर और नीचे दोनों ही सेम सेम है, एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 0.1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.24। यहाँ से करूँ ऐसे तो x बाई 0.1 माइनस एक्स कर दूँ इक्वल्स टू रूट ओवर 4.24, रूट ओवर 4.24 क्या होगा देख लेते हैं एक बार। तो ये होता है 2.06, और यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो ये x का वैल्यू आ रहा है 0.067। इसका ये मतलब हुआ कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तब हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड होंगे 0.067 m, मतलब मोल्स पर लीटर। हमारा H2 होगा 0.067 m मोल्स पर लीटर। हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा 0.1 माइनस ये 0.067 कितना होता है, वो होगा 0.033 m, और ये भी हमारा होगा 0.033 m। ये हमारा इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। इक्विलिब्रियम, इसे ही इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं, मतलब कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएंगे तब हमारे पास मिक्सचर होगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, H2O भी होगा और H2 भी होगा। और कौन सी चीज़ कितने क्वांटिटी में होगा ये दिया है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतना m, वाटर गैस इतना m, कार्बन डाइऑक्साइड इतना m और ये इतना m। ये हमारा इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। अब मैं इनिशियली कुछ भी क्वांटिटी से शुरू करूँगा, फिर मिक्सचर का क्वांटिटी अलग हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ हरदम कांस्टेंट रहेगा कि जब जब इक्विलिब्रियम आएगा तब तब Kc का वैल्यू 4.46 हो जाना चाहिए, 4.24 हो जाना चाहिए। मतलब कि जब जब इक्विलिब्रियम आएगा तब तब हमारे इनका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनका कॉन्सेंट्रेशन इनटू इनका कॉन्सेंट्रेशन हरदम 4.24 होगा। अब मैं इनिशियली कुछ भी लूँ वो उतना ही मिक्स करेंगे, ताकि जब ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उस केस में इनका रिलेशन ऐसा ही बने कि ये 4.24 ही आए। तो हमने ये बात यहाँ से समझा। तो इससे हमें ये पता चला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कि हर एक रिएक्शन का खुद का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, एवरी रिएक्शन हैज़ इट्स ओन फिक्स्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी के लिए तो इसे कांस्टेंट कहते हैं Kc। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियली कितना मैंने कंसंट्रेशन लिया उन पर डिपेंड नहीं करता है। मैं इनिशियली यहाँ पर ये 0.1 लिया
हूँ कि क्या लिया हूँ उन पे डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। उन पे डिपेंड ऑब्वियसली करेगा कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो बन रहा है उनमें इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जितना भी हो वो मिलजुला कर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि हमारा Kc 4.24 ही रह जाए। देयरफॉर Kc डिपेंड नहीं करता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। हमारा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो कॉन्सेंट्रेशन है सारे स्पीसीज की वो डिपेंड करता है इनिशियल पे, लेकिन Kc डिपेंड नहीं करता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारा जो Kc है ये इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और Kc किस पे डिपेंड करता है? Kc डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब ये Kc चेंज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो फिर ये Kc का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जब तक टेम्परेचर सेम है तो Kc का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो Kc डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अच्छा, Kc के बारे में ये भी बात जान लेते हैं कि जैसे ये हमारा एक रिएक्शन है, इनका Kc दिया है 4.24। ठीक है ना, लिख लेते हैं कि हमारा ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए हमारा Kc है 4.24। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमारा Kc है 4.24, Kc है 4.24 इस रिएक्शन के लिए, तो अगर ये रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूं CO2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O, तो इस वक्त हमारा Kc का क्या वैल्यू होगा इस रिएक्शन के लिए? अब हमारा Kc का वैल्यू होगा 1/4.24। समझिए क्यों? क्योंकि ये वाले रिएक्शन में क्या था, ये हमारा ऊपर प्रोडक्ट था, ये सारे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई यहाँ पर था कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन और H2O का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा प्रोडक्ट था, ये हमारा रिएक्टेंट, तब ये Kc। इस वाले रिएक्शन के केस में Kc क्या 1/4.2 हो गया। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात, अब हमारा रिएक्टेंट तो ये है, सॉरी प्रोडक्ट तो ये है और हमारा रिएक्टेंट अब ये है। तो जब ये उल्टा हो रहा है तो ये भी उल्टा हो रहा है, तो ये 4.2 था 1.4। तो ये समझने वाली बात है। जब हम रिएक्शन ऐसे लिखते हैं तो अगर इसका वैल्यू Kc है, तो जब ये रिएक्शन उलट कर लिखेंगे ऐसे इस साइड से, तो उनका रिएक्शन ये वैल्यू 1/Kc हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में अगर इनका वैल्यू Kc है तो इस रिएक्शन में Kc डैश इज इक्वल्स टू 1/Kc है। यही बात समझने की है। दूसरा ये हो गया हमारा .4। .5 क्या है कि अगर मैं इस रिएक्शन को, ये है ना CO गैस प्लस, ये तो पेस्ट में था, अगर इस रिएक्शन को इनके लिए Kc कितना है? Kc है इनका 4.24। अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को हाफ से डिवाइड कर दूँ, हाँ पूरी रिएक्शन को हाफ से डिवाइड कर दूँ, कैसे? यहाँ भी हाफ लिख दूंगा, यहाँ भी हाफ लिख दूंगा, यहाँ भी हाफ लिख दूंगा, यहाँ भी हाफ लिख दूंगा। तो हमारा अब नया Kc क्या होगा? इस रिएक्शन के लिए Kc होगा 4.24 टू दी पावर हाफ। ठीक है, अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अब डिवाइड नहीं किया था, अब मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तब हमारा इस रिएक्शन के लिए Kc हो जाएगा 4.24 टू दी पावर 2। तो सीधी सी बात है, जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो Kc हो जाएगा, नया Kc हो जाएगा Kc डैश इज इक्वल्स टू Kc टू दी पावर n। ओके, ये पुराना Kc अगर ये है, नया Kc है ऐसा। यहाँ पर क्या बता रहे थे? यहाँ पर बता रहे थे कि ये रिलेशन है Kc डैश इज इक्वल्स टू 1/Kc। अगर मैं रिएक्शन को उलट कर लिखूँ, ऐसे की जगह ऐसे लिखूँगा तो ये एक साथ है, ये एक साथ है, हाँ ऐसा समझना है। ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है और ये दोनों एक साथ है, इनका Kc ऐसे ऐसे चेंज होता है। ओके।